रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, आयताकार विभव प्राचीर। तो इस केस में हमें जो पोटेंशियल गिवन है वो रेक्टेंगुलर शेप का गिवन है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होके पोटेंशियल जा रहा है और उसके बाद उसकी हाइट बढ़ती है वी नॉट और कुछ डिस्टेंस तक वो वी नॉट ही रहता है, उसके बाद वापस वो जीरो हो जाता है और आगे तक जीरो रहता है। तो हमारे पास इस केस में 3 रीजन हमें मिलते हैं। फर्स्ट रीजन जहाँ पोटेंशियल जीरो है, सेकंड रीजन जहाँ पोटेंशियल वी नॉट है और फिर थर्ड रीजन जहाँ पोटेंशियल फिर से जीरो है। तो 2 केसेस पढ़ने हैं इसमें भी, जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल की हाइट से कम हो और जब उसकी हाइट से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन पोटेंशियल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये देखो x लेस देन 0 के अंदर यहाँ पर Vx 0 है, 0 से a तक वो V नॉट है और फिर x ग्रेटर देन a पर वो 0 है। ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन इन फर्स्ट एंड थर्ड रीजन, क्योंकि पहले और तीसरे रीजन के अंदर हमारे पास पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है। तो इस कंडीशन में और पार्टिकल की एनर्जी हमारे पास E ले रखी है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन बिल्कुल सेम सी दिखेगी और वो होगी d2 साई फर्स्ट अपॉन dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल टू 0। ये लेस देन 0 में भी वैलिड होगी और ग्रेटर देन a में भी वैलिड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में पोटेंशियल का टर्म आता है और इस केस में हमारे पास पोटेंशियल जीरो है और यहाँ पर भी हमें जीरो मिला हुआ है। इस k की वैल्यू हम जानते हैं √2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखी है। क्योंकि दोनों सॉल्यूशंस जो है वो दोनों इक्वेशन दिखने में एक जैसी है, तो इनके सॉल्यूशन भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और मैंने बताया था कि जब यहाँ बीच में पॉजिटिव साइन होता है तो सॉल्यूशन में आयोटा का टर्म आता है, यहाँ नेगेटिव होता है तब आयोटा नहीं आता है। तो ये हो गया साई फर्स्ट, जिसका सॉल्यूशन हम लेते हैं a e की पावर i के x प्लस b e की पावर माइनस के x। सिमिलरली साई थर्ड के अंदर हमने ले लिया c और यहाँ पर कांस्टेंट ले लिया d। ओके, इसके बाद हमारे पास d जो है वो जीरो लेना है। क्यों जीरो लेना है? क्योंकि इस पोटेंशियल के अंदर एक बार यहाँ पर फिर से देखो, ये हमारा पोटेंशियल है। सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल जाता है, चाहे उसकी एनर्जी कम हो चाहे ज्यादा हो, दोनों ही केस के अंदर मान लीजिए कोई पार्टिकल एंटर करता है, तो एंटर करने से उसके साथ जो भी चीज होनी होगी, होने का मतलब रिफ्लेक्शन होना है या उसमें से गुजरना है, दोनों ही चीजें इसके पास यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन के अंदर कोई पार्टिकल आ भी सकता है, रिफ्लेक्ट होके वापस जा भी सकता है। तो फर्स्ट रीजन के अंदर तो हमें आने वाली वेव और जाने वाली वेव दोनों मिलेगी। सेकंड रीजन के अंदर भी हम अभी श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके देखेंगे कि हमें क्या-क्या मिलता है। लेकिन थर्ड रीजन के अंदर अगर कोई वेव एक बार इस पोटेंशियल को पार करके थर्ड रीजन में पहुंच गई, तो आगे जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जहां से टकरा के वो लौट के आए। यानी आगे कोई बाउंड्री ऐसी नहीं है कि थर्ड रीजन के अंदर आने वाली वेव वापस लौट के आए। तो थर्ड रीजन में जो वेव होगी वो हमें केवल प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली मिलेगी, नेगेटिव एक्स में नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पोटेंशियल स्टेप के केस में किया था कि एक बार पोटेंशियल को पार करने के बाद अगर वेव निकल जाती है तो उसके बाद वो केवल प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, आगे से वो लौट के नहीं आएगी। तो हमें नेगेटिव एक्स में ट्रेवल करने वाली वेव नहीं मिलनी चाहिए। कौन से क्षेत्र में? इस थर्ड वाले रीजन में। तो थर्ड वाले रीजन में देखते हैं, अगर कोई वेव माइनस एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसे हटा देंगे। सो ये देखो थर्ड रीजन के अंदर, साई थर्ड के अंदर जो डी वाला पोर्शन है यहाँ पे माइनस है और मैंने बताया था, देखो अगर किसी एक्सपोनेंशियल में यहाँ पर आयोटा के एक्स लिखा है तो ये वेव को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अगर यहाँ पर आयोटा नहीं है, सिंपली के एक्स है, तो ये टर्म वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो साई थर्ड के अंदर हमारे पास नेगेटिव एक्स में ट्रेवल करने वाली वेव हमें नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए ये वाला पोर्शन हमको नहीं मिलना चाहिए। तो हम डी को क्या ले लेंगे? जीरो ले लेंगे। तो साई थर्ड हमारे पास सिर्फ इतना बच जाएगा। अब हम 2 केसेस लेते हैं, ई लेस देन वी नॉट और फिर पढ़ेंगे ई ग्रेटर देन वी नॉट। तो सबसे पहले जब ई लेस देन वी नॉट लेते हैं तो सबसे बड़ी बात, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो क्या मिल जाएगी? ये टर्म। सपोज सेकंड रीजन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में तो हम ले चुके हैं वेव फंक्शन, अब केवल सेकंड का हमें लिखना है। तो साई सेकंड में हमें वी नॉट मिल रहा है पोटेंशियल, क्योंकि वो 0 से ए के बीच की बात हो रही है। 0 से ए में पोटेंशियल कितना है? वी नॉट। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी ये। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्सप्रेशन। और यहाँ पर मैंने कहा था कि इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बड़ा होता है उसे पहले लिखा जाता है, क्योंकि इसका रूट जो है वो हम एक नए कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू छोटी है और वी नॉट की बड़ी है, तो हमें पहले वी नॉट लिखना पड़ेगा और एनर्जी को बाद में लिखना पड़ेगा। अब ये कंप्लीट टर्म जो है इसे हम अल्फा स्क्वायर मान लेते हैं, जैसे कि हमने पोटेंशियल स्टेप के केस में माना था। यहाँ माइनस आ जाएगा। जैसे ही यहाँ माइनस आ जाता है, हमें समझ जाना है कि जो सॉल्यूशन हम लेंगे उसमें आयोटा नहीं आएगा, क्योंकि माइनस वाले में आयोटा नहीं आता है। तो यहाँ पर 2 अलग कांस्टेंट, क्योंकि ए बी सी डी चारों कांस्टेंट हम ले चुके हैं और कैपिटल ई जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 2 नए कांस्टेंट हम लेते हैं एफ और जी। और मैंने कहा था कि यहाँ माइनस है तो आयोटा तो आएगा नहीं, और जो यहाँ पे स्क्वायर होता है उसी के यहाँ पे रूट्स मिलते हैं हमें अल्फा और माइनस अल्फा। तो ये सॉल्यूशन होगा साई सेकंड का।
अब यहाँ पर इसका मतलब, और मैं बता चुकी हूँ कि ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो साई है वो कुछ इस तरह से वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका सॉल्यूशन वैसे ही होगा जैसे एक्सपोनेंशियल का बनता है। अब बाउंड्री कंडीशन यूज करके हमें ए बी सी डी एफ और जी इन सब के वैल्यूज पता करनी है। तो x इक्वल टू 0 पर तो साई फर्स्ट और सेकंड बराबर होगा, क्योंकि पोटेंशियल कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये है x इक्वल टू 0 और ये है x इक्वल टू a। यहाँ है साई फर्स्ट, यहाँ है साई सेकेंड और यहाँ है साई थर्ड। तो x इक्वल टू 0 किस में कॉमन है? फर्स्ट और सेकेंड में। तो x इक्वल टू 0 पर एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, तो ये हमें दो वैल्यूज मिल जाएगी। साई फर्स्ट के अंदर साई 1 हमारे पास क्या था? a e की पावर i के x प्लस b e की पावर माइनस के i के x। साई सेकेंड हमारे पास क्या था? c e की पावर i, सॉरी आयोटा नहीं था, सॉरी सी में था, साई थर्ड था ये हमारे पास। साई थर्ड में हमारे पास था c e की पावर आयोटा के x। ये के दोनों सेम रहेंगे उस कंडीशन में, क्योंकि पोटेंशियल का टर्म इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और साई सेकेंड अभी अभी हमें मिल गया एफ ई की पावर अल्फा एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो फर्स्ट और सेकंड पे अप्लाई हो रही है। तो फर्स्ट और सेकंड में x इक्वल टू 0 पुट करो, तो इसमें x इक्वल टू 0 और इसमें x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो हमें कंडीशन क्या मिल जाएगी? a प्लस बी बराबर f प्लस जी। सिमिलरली इनका डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आप चेक कर लेना, आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सो इस आयोटा के को पहले नीचे ले जाओ, तो आयोटा के कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? a प्लस बी, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? a माइनस बी। तो एक बार इक्वेशंस को जोड़ना है और एक बार इक्वेशंस को माइनस करना है। तो ऐड करने से हमें ये मिल जाएगा और माइनस करने से हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिवाइड करना है, यानी कि सपोज ये इक्वेशन है स्टार और ये इक्वेशन है डबल स्टार, तो हमें स्टार को डिवाइड करना है डबल स्टार से। ठीक है, तो बी वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा और ए वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। इसका एलसीएम लेके और आपको ये मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। सिमिलरली x इक्वल टू a पर सेकंड और थर्ड इक्वल है और उनका डिफरेंशिएशन भी इक्वल है। तो x इक्वल टू a है इस बार, तो यहाँ जो साई सेकंड हमें मिला था और साई थर्ड हमें मिला था, तो साई सेकंड तो ये था, F और G था उसमें, यहाँ x की जगह हमें क्या रख दिया? A रख दिया। और साई थर्ड में हमें मिला था C e की पावर I के x, उस x की जगह A रख दिया। इनका डिफरेंशिएशन करके और फिर x इक्वल टू A रखेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। डिवाइडिंग दीज, नीचे वाली इक्वेशन में भाग देना है ऊपर वाली इक्वेशन का, तो C वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमने देखो दोनों साइड में f है, तो f दोनों साइड को एक साइड करके उसमें से f कॉमन ले लिया और g वाले पार्ट को भी एक साइड रख दिया। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर लेना। इसमें से मैंने आयोटा बाहर ले लिया, तो मेरे पास क्या बच गया? k माइनस अल्फा अपॉन आयोटा। इसमें से भी हमने आयोटा बाहर ले लिया। उसके बाद 1 अपॉन आयोटा क्या होता है? माइनस आयोटा। तो ये जो नीचे आयोटा इसको वापस ऊपर भेज दो, तो ऑलरेडी एक माइनस है और एक माइनस से इससे आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा k प्लस आयोटा। सिमिलरली यहाँ में मिल जाएगा k माइनस आयोटा। तो g बाय f की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और अभी अभी हमने b बाय a की वैल्यू निकाली है, आप वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। b बाय a की वैल्यू हमें ये मिली है, तो यहाँ हमको ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो पुट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को f से डिवाइड कर दो और जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसे भी f से डिवाइड कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों हम जगह हम f से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर f कैंसिल, यहाँ पर f कैंसिल, और जहां पर g है वहां क्या आ जाएगा? g बाय f। और g बाय f का ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर g बाय f रख दिया और यहाँ पर g बाय f रख दिया। ध्यान रखिएगा g बाय f के अंदर हमारे पास नेगेटिव टर्म था, माइनस साइन था, इस वजह से ये जो पॉजिटिव साइन है बीच में ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। एलसीएम ले लिया ऊपर, तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा? k माइनस अल्फा, k माइनस आयोटा अल्फा। नीचे वाले टर्म में एलसीएम क्या आएगा? k माइनस आयोटा अल्फा। तो जब ये k माइनस आयोटा अल्फा ऊपर और नीचे दोनों के एलसीएम में होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये k प्लस आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन हम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर तो हो जाएगा k स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या है? आई अल्फा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 और एक माइनस ऑलरेडी हमारे पास बाहर है, तो के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। और ये ऊपर देखो यहाँ पर भी के माइनस आयोटा अल्फा और यहाँ पर के प्लस आयोटा अल्फा, तो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। और ये ई की पावर 2 अल्फा ए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है। तो नीचे देख रहे हैं, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी a माइनस बी है और यहाँ पर भी a माइनस बी है, तो इसके मल्टीप्लीकेशन से हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो हो जाएगा a स्क्वायर
अब क्या करना है, प्लस का बी स्क्वायर करना है। प्लस का बी स्क्वायर का मतलब ये होता है, और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का एल्फ स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली यहाँ देखो a प्लस बी और यहाँ पर भी a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर मिल जाएगा और हमें मिल जाएगा e की पावर 2 अल्फा। उसके बाद हमने देखो ऊपर के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और इसमें भी है तो कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस e की पावर 2 अल्फा। अब यहाँ पर देखो ये जो पूरा टर्म है और ये जो पूरा टर्म है, ये तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये और ये टर्म अकेला है, तो इन दोनों में से केवल के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो बच जाएगा 1 और यहाँ जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा e की पावर 2 अल्फा। जो रिमेनिंग पार्ट है कौन सा, ये रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर भी है और ये रिमेनिंग पार्ट ये, तो इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन क्या ले लेते हैं, माइनस का 2 आयोटा अल्फा के, तो यहाँ से तो बचेगा 1 और यहाँ से बचा क्योंकि ये भी माइनस का है तो यहाँ से बचेगा प्लस का e की पावर 2 अल्फा। उसके बाद ऊपर नीचे माइनस साइन कॉमन लेते हैं, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये जो है 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा है, वहां में मिल जाएगा ई की पावर 2 अल्फा है माइनस 1। नीचे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा, और यहाँ जो माइनस कॉमन लेंगे इस वाले टर्म से तो ये माइनस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। डिवाइडिंग बाय ई की पावर अल्फा, ऊपर भी ई की पावर अल्फा से डिवाइड करते हैं, नीचे भी करते हैं, तो देखो ऊपर से डिवाइड करते हैं तो इस टर्म में नहीं करेंगे, वो तो कंबाइंड होता है। इस पूरे टर्म को अगर डिवाइड करोगे ई की पावर अल्फा ए से तो वो तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम केवल इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं, तो देखो हमें क्या मिलेगा, ई की पावर 2 अल्फा ए माइनस 1 अपॉन ई की पावर अल्फा ए करो, तो सबसे पहले ये इससे डिवाइड होगा तो इससे डिवाइड होगा तो क्या मिल जाएगा, ई की पावर अल्फा ए माइनस 1 है, माइनस 1 के साथ जब डिवाइड होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ई की पावर माइनस अल्फा ए। सिमिलरली इस पे डिवाइड करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा, इस पे डिवाइड करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा, तो ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। इसी तरह से कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, तो देखो ये है x और ये है माइनस x, तो ये तो बन जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x, लेकिन उसका 2 टाइम्स बचेगा, यानी ये तो टर्म बचेगा 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए। यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए। तो सब में 2 2 2 आ रहा है तो उस 2 को तो हम हटा देंगे क्योंकि ऊपर नीचे सेम आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ऊपर हमारे पास ये बचेगा, नीचे हमारे पास ये बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा। इसके बाद हमने ऊपर आप कंडीशन चेक कर लीजिएगा, हमने जब x बराबर a पर साई सेकंड को साई थर्ड के बराबर किया था तब हमें ये कंडीशन मिली थी, आप चेक कर लीजिएगा वीडियो बैक करके, तो हमें ये कंडीशन मिली है। इसके अलावा हमने एक जगह 2a और 2b की वैल्यू भी ऊपर निकाली हुई है, तो जो 2a की वैल्यू है वो आप चेक कर लेना, हमें ये मिली थी। इसको डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन में नीचे वाली इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस e की पावर आयोटा a को उधर भेजते हैं, तो जैसे ही उधर भेजेंगे इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, और इस 2 को भी ऊपर भेज देते हैं तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास ये। ओके, नीचे हम k को एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर भी k को एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा ये। इसके बाद हमने क्या किया है, f से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे f से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से f डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से f डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे f डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी f डिवाइड हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा हमारे पास ये। अब g बाय f की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी थी, ये है, तो ये वैल्यू ऊपर और नीचे, यहाँ पर g बाय f था और यहाँ पर g बाय f था, तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी है। इसके बाद देखो यहाँ पर e की पावर अल्फा ए, अच्छा ये ध्यान रखना कि g बाय f में e की पावर है 2 अल्फा ए, और यहाँ पर ऑलरेडी कितना था, मल्टीप्लाई था e की पावर माइनस अल्फा ए, तो 2 अल्फा ए और माइनस अल्फा ए से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस की अल्फा ए मिल जाएगी। इसके बाद e की पावर अल्फा ए कॉमन है तो उसको बाहर ले लो, ये बाहर ले लिया, रिमेनिंग पार्ट में एलसीएम निकाल लिया, तो k माइनस अल्फा ए माइनस k माइनस अल्फा ए, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास ये बच जाएगा। नीचे जो है, नीचे भी k माइनस अल्फा ए लोगे कॉमन सॉरी एलसीएम, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास बच रहा है ये, और ये मल्टीप्लाई होके a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिमेनिंग टर्म ये बच जाएगा, और नीचे जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस टर्म को और इस टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों टर्म में से कॉमन लेते हैं k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा e की पावर 2 अल्फा ए, माइनस साइन है बीच में तो माइनस साइन आ गया। रिमेनिंग पार्ट ये वाला बचा और रिमेनिंग पार्ट ये इतना वाला बचा, इसमें से 2 आयोटा अल्फा के कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस e की पावर
टू अल्फा ए। अब हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, माइनस साइन ऊपर है तो नीचे में से माइनस साइन कॉमन ले लो ताकि ये वाला माइनस साइन और ऊपर वाला माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाए। तो इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा, और यहाँ इस वाले टर्म से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो इस माइनस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो वो हमारे पास ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम ऊपर नीचे e की पावर अल्फा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसमें भाग दे देंगे e की पावर अल्फा ए का, और जो नीचे पूरा बच रहा है इसमें भाग दे देंगे e की पावर अल्फा ए का। तो यहाँ से तो ये टर्म हट जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है इस e की पावर अल्फा को डिवाइड करेंगे तो ऊपर जैसे हमें मिला था इस वाले टर्म की जगह हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर अल्फा ए माइनस e की पावर माइनस अल्फा ए। सिमिलरली यहाँ हमें मिल जाएगा e की पावर अल्फा ए प्लस e की पावर माइनस अल्फा ए। तो रिमेनिंग पोर्शन हमें मिल गया। ये हम लिख सकते हैं 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए, और ये वाला पार्ट हो गया 2 कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए। तो यहाँ इस बार नीचे ही आ रहा है 2, ऊपर तो आया नहीं है, तो इस बार ये 2 वाला फैक्टर हमें कंसीडर करना है। तो ये हो जाएगा 2 वाला पार्ट और ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक में। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, एंड ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है c बाय a का। ठीक है, ये हमें मिला है c बाय a। अब हम निकालते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है j रिफ्लेक्टेड अपॉन j इंसिडेंट या फिर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो हमारे पास b बाय a की वैल्यू ऊपर हमने निकाली हुई है, और ये थी हमारे पास b बाय a की वैल्यू। तो b बाय a की वैल्यू का हमें मोड का स्क्वायर करना है। ध्यान रखना इसके अंदर हम मोड का स्क्वायर कर रहे हैं, ना कि सिंपल स्क्वायर, क्योंकि मोड का स्क्वायर डिफरेंट होता है आयोटा वाले टर्म में और सिंपल स्क्वायर डिफरेंट होता है। तो ऊपर तो हमारे पास आयोटा का कोई टर्म नहीं है तो उसका सिंपल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारे पास देखो ये पार्ट है रियल जिसमें आयोटा नहीं है, और इसमें हमारे पास यहाँ पर आयोटा है। तो जब x प्लस आयोटा y का मोड स्क्वायर लेते हैं तो वो होता है x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, और इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जब इस नीचे वाले टर्म का मोड स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास वाई का स्क्वायर, जिसमें ध्यान रखना आयोटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो आयोटा वाला नहीं लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट का स्क्वायर करते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो ये जो कोस वाला पार्ट है इसकी जगह हम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो ये वाला पार्ट जो है वो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होके 2 टर्म हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट और यहाँ पर ये वाला पार्ट, इन दोनों को कंबाइंड अगर लिखें तो वो हो जाएगा के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ऊपर वाला टर्म तो एज इट इज है। देखो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जब हम इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने से हमको क्या मिलेगा, k की पावर 4 माइनस अल्फा की पावर प्लस अल्फा की पावर 4 माइनस 2 k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर साइन ये हो जाएगा इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, और माइनस 2 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के साथ भी क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए। अब यहाँ पर माइनस का 2 वाला टर्म और ये प्लस का 2 वाला टर्म दोनों सेम है, तो ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 2 है, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास प्लस का 2 बचेगा। तो जो फॉर्मूला पहले माइनस में बन रहा था अब सेम फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका प्लस हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख लेना, इसको ओपन करके इसके साथ कंबाइन करोगे तो फॉर्मूला हमें ये बच जाएगा। रिमेनिंग पार्ट हमने ले लिया है। इस ऊपर वाले टर्म को इन दोनों के नीचे लाया जा सकता है, तो ऊपर तो बच जाएगा 1। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है तो यहाँ तो मिलेगा 1 और ये यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब ये पूरा का पूरा 1 में है, अपॉन में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर -1। अब के स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारा के स्क्वायर है और ये हमारा अल्फा स्क्वायर है। तो 4 के साथ में क्या था, ये है के स्क्वायर और ये है अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली ये हमारा के स्क्वायर और ये हमारा अल्फा स्क्वायर और एज इट इज टर्म है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। इस नीचे वाले टर्म में देखो, अगर इस 2m h स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो पहले टर्म में तो आएगा v0 और दूसरे टर्म में आएगा माइनस का 2me अपॉन h स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस का 2me अपॉन h स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म इस सेकंड वाले टर्म से माइनस हो जाएगा और नीचे केवल v0 वाला पार्ट बचेगा, और ऊपर जो टर्म है उसको एज इट इज लिखा हुआ है। अब कैंसिल क्या क्या हो रहे हैं, नीचे देखो 2m अपॉन h स्क्वायर का होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी 2m अपॉन h स्क्वायर और एक 2m अपॉन h स्क्वायर, तो ये तीनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रिमेनिंग केवल इतना पोर्शन बचेगा। तो ये तो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, जे ट्रांसमिटेड अपॉन जे इंसिडेंट। ट्रांसमिटेड वाला वो पार्ट होता है जो पूरे पोटेंशियल को पार करके इस थर्ड रीजन में पहुंचता है, और थर्ड रीजन के अंदर जो कोफिशिएंट हमने लिया था वो लिया था सी ई की पावर आई के एक्स, तो सी वाला पार्ट था, इस वजह से फॉर्मूला होगा वी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान रखना ट्रांसमिशन के अंदर सेकेंड वाला कंसिडर नहीं करना है। ठीक है,
तो यहाँ हमें क्या मिलेगा C/A। ओके, C/A का फॉर्मूला आप ऊपर देख लेना, अपन ने डिराइव किया है। C/A हमें ये मिला था। अब इसका मोड का स्क्वायर लेते हैं। अब रिमेंबर वन थिंग, मोड का स्क्वायर कैसे लेते हैं? हमारे पास देखो यहाँ आयोटा का टर्म है, ठीक है? जब भी किसी फंक्शन में आयोटा होता है, उसका मोड का स्क्वायर कैसे लेते हैं? एक बार तो सेम टू सेम वही फंक्शन रखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी फंक्शन के साथ, लेकिन उस फंक्शन में आयोटा की जगह माइनस आयोटा होना चाहिए। यानी इस टर्म का जो मोड का स्क्वायर होगा वो ये होगा 2 आयोटा k अल्फा e की पावर माइनस आई के ए, और ये मल्टीप्लाई होगा 2, फिर इस आयोटा की जगह क्या लेना है? माइनस आयोटा, और फिर यहाँ पर क्या लेना है? k अल्फा e की पावर, और पहले माइनस का k था तो अब प्लस का आई के ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे एक माइनस है और इस आयोटा को और इस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1। तो वो वाला -1 और ये ऑलरेडी जो -1 प्रेजेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। साथ ही e की पावर माइनस आई थीटा और e की पावर प्लस आई थीटा मल्टीप्लाई होके 1 देते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ओके, और नीचे देखो ये रियल वाला पार्ट है और ये इमेजिनरी वाला पार्ट है, तो मोड का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो उससे हमें ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। इसमें जब इसका स्क्वायर करते हैं तो आयोटा को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी किसके स्क्वायर से मिलता है हमें? एक्स प्लस आयोटा वाई का मोड का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। अब हमने क्या किया है, इस कंडीशन में कोस स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो हमें 2 टर्म मिल जाएंगे। और जैसा पहले किया था, ये वाला पार्ट जब इसके साथ मिलेगा तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर जो बन रहा है उसकी जगह आ जाएगा प्लस का स्क्वायर, और ये वाला पार्ट यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। इस 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को बिल्कुल नीचे लेके आ जाओ, तो यहाँ पर पहले ये इससे डिवाइड होगा तब तो मिल जाएगा हमें 1, और जब इस पार्ट से डिवाइड हो जाएगा तब हमें मिल जाएगा ये वाला टर्म। और ये सारा 1 के नीचे है, सो इसको 1 के ऊपर ले जाते हैं और इनवर्स लगा देते हैं। उसके बाद k और अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये तो रहा k स्क्वायर, और इस अल्फा स्क्वायर की जो आ जाएगा ये नीचे k स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर है, तो वहां पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें प्लस है तो इसको ओपन करेंगे तो ई वाला पार्ट ई वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हमारे पास केवल v वाला पार्ट बच जाएगा। और नीचे भी हमारे पास 2m अपॉन h प्लस स्क्वायर 2m अपॉन h प्लस स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर भी देगा और रिमेनिंग पार्ट ही मिलेगा। यहाँ पर ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें बचेगा ये वाला टर्म। अब वी सी दैट r प्लस टी इक्वल टू 1। अच्छा, कैसे किया r प्लस टी इक्वल टू 1? तो हमें देखो एक बार r की वैल्यू हमें मिली थी 1 प्लस 4e वी नॉट माइनस ई। आप ये वीडियो बैक करके देख लेना। वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए की पावर -1, ये तो हमें r मिला था और t हमारे पास है। अगर आप ध्यान से देखें तो सपोज इस फंक्शन को मैं x मानती हूँ, तो हमारे पास है r इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर -1, जो कि क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये तो हो गया r। और t के अंदर हमारे पास देखो यहाँ पर जो टर्म है वो बिल्कुल इस वाले टर्म का उल्टा है, इस वाले टर्म का बिल्कुल उल्टा यहाँ पे है। यानी कि जब हम t निकालेंगे तो t हम लिख सकते हैं 1 प्लस, और क्योंकि हमने इसको x माना है जिसमें 4e वाला पार्ट ऊपर था, तो अगर 4e वाला पार्ट नीचे आ जाएगा तो ये क्या मिलेगा हमें? t हमें ये मिल जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर -1, और -1 लगाते हैं तो पावर उलट देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा t, और r हमारे पास है ये। अब r और t को आप ऐड करो तो r प्लस t हमें क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, प्लस t की जगह हमें क्या मिलेगा x अपॉन एक्स प्लस 1। सोल्व करो, आंसर आ रहा है 1। तो r प्लस t का 1 जो है वो वेरीफाई भी हो गया, यानी सही है हमारे r और t। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है टनल इफेक्ट। टनल इफेक्ट क्या बताता है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी लेस देन पोटेंशियल बैरियर है, इसका ये मतलब है कि हमने पार्टिकल को यहां से डाला था और पोटेंशियल की हाइट यहाँ तक थी, तो भी जो थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन के अंदर सी ई की पावर आई के एक्स में हमें सी की वैल्यू कुछ ना कुछ मिली है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था सी बाय ए की वैल्यू हमें 0 तो नहीं मिली है, उसका अच्छा खासा एक्सप्रेशन मिला था, यानी सी नॉट इक्वल टू 0। अगर सी नॉट इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ वेव फंक्शन पाया गया है, और इस रीजन में वेव फंक्शन पाया गया है, यानी कि पार्टिकल का कुछ हिस्सा इस दीवार में से टकरा के और इस पूरे दीवार को पार करके थर्ड रीजन में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अगर उसकी एनर्जी ज्यादा होती पोटेंशियल से तब तो वो ऊपर से चला जाता, पर पोटेंशियल से हमने कम एनर्जी रखी है, इसका मतलब वो इस पोटेंशियल को ऐसे कूद के तो पार कर नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है वो कैसे गया है, इसको पूरा क्रॉस करके फिर ही गया है। तो इस प्रकार से किसी चीज को पार करना कहलाता है टनलिंग। क्योंकि हम सुरंग देखते हैं तो सुरंग हमेशा किसी बैरियर, कोई बैरियर होता है, तो कोई चीज को अगर हम कूद के नहीं जा रहे हैं और अंदर ही कोई सुरंग बना लेते हैं और उस सुरंग में से चले जाते हैं, तो ये इफेक्ट उससे मिलता जुलता होने की वजह से इसका नाम रखा जाता है सुरंगन प्रभाव। ठीक है, तो यानी ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी, पारगमन की प्रायिकता हमें कुछ परिमित मिली है इस कंडीशन में भी। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं।
अगर E टेंड्स टू 0 यानी पार्टिकल की एनर्जी लगभग 0 हो जाए तो उस कंडीशन में हमारे पास रिफ्लेक्शन के चांसेस 100% है और तब हमें ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। इसका कारण है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी हम 0 रख देते हैं यानी बहुत ही कम है, तो इस पोटेंशियल को सुरंग की तरह पार करने के लिए पार्टिकल के पास पावर होनी चाहिए और क्योंकि हमने उसकी एनर्जी बिल्कुल ही कम कर रखी है, तो उसके पास वो पावर नहीं होगी। तो जैसे ही वो इस पोटेंशियल पे गिरेगा, सारा का सारा पार्ट इसकी बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस वजह से हमें 100% रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। फॉर्मूले से देखते हैं ये चीज़ प्रूव होती है या नहीं। तो E टेंड्स टू 0 पर यहाँ पर देखो E टेंड्स टू 0 क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो 1 की पावर -1 भी कितना होता है 1, तो रिफ्लेक्शन तो मिला है 1 और E टेंड्स टू 0 पर ये E टेंड्स टू 0 पर समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है इन्फिनिटी। 1 प्लस इन्फिनिटी भी क्या होता है इन्फिनिटी और उसकी पावर हमारे पास क्या दी हुई है -1 यानी कि ये आंसर आ रहा है 1/इन्फिनिटी और ये क्या होता है 0। तो ट्रांसमिशन के चांसेस 0 हैं और रिफ्लेक्शन के चांसेस 100% है। ये वैसे डायग्राम से भी समझ में आ रहा है और फॉर्मूले से भी समझ में आ रहा है। एक केस और देख लेते हैं E टेंड्स टू V नॉट अगर पोटेंशियल की हाइट के बराबर से पार्टिकल को डाला जाए तो E टेंड्स टू V नॉट पे अल्फा A इंटू जो है वो टेंड्स टू 0 होगा क्योंकि ये हमारे पास अल्फा था। इसमें अगर V नॉट और E को बराबर कर दिया जाए तो ये हमारे पास टर्म क्या हो जाएगा 0 तो अल्फा A हो जाता है 0 और जब भी थीटा टेंड्स टू 0 होता है तो साइन थीटा हो चाहे साइन हाइपरबोलिक थीटा हो, दोनों ही सिंपल थीटा से रिप्लेस किए जाते हैं। तो इस कंडीशन में साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए क्या बन जाएगा सिंपली अल्फा ए बन जाएगा। तो जो ट्रांसमिशन का फॉर्मूला था हमारे पास वो था 1 प्लस यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या था वी नॉट स्क्वायर, यहाँ इस जगह था साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, बट साइन हाइपरबोलिक को सिंपल अल्फा ए लिख सकते हैं तो यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर और नीचे हमारे पास यही टर्म था। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर का फॉर्मूला रहा ये अल्फा स्क्वायर हमें मिला था जो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे देखो वी नॉट ई से वी नॉट ई कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बच गया और क्योंकि ये कंडीशन हमें कब मिल रही है जब ई जो है वो लगभग वी नॉट के बराबर है तो इस ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं वी नॉट लिख सकते हैं। तो वी नॉट की एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगा वी नॉट, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 2, एच क्रॉस स्क्वायर की जगह आ जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर, एम ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा एम ए स्क्वायर और हमें क्या मिल रहा है इसका इनवर्स। ये जो पार्ट है इसके अंदर ट्रांसमिशन के अंदर ये अपारदर्शिता का माप होता है। अपारदर्शिता का मतलब होता है कि ये सपोज ये हमें पोटेंशियल दिया हुआ है तो यहाँ तक की जो दीवार है ये पार्टिकल आ रहा है तो ये वाला सारा पार्ट विजिबल है, लेकिन जितनी जितनी जगह हमें पोटेंशियल मिल रहा है उस जगह सपोज कोई बैरियर कोई रोधिका रखी हुई है जिसकी जो पारदर्शी नहीं है, इसका पारदर्शी नहीं होने का मतलब पार्टिकल को जाने नहीं देगी वो, तो जितना ज्यादा ये पार्ट होगा उतना ही ज्यादा इसका साइज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो हाइट है वो हाइट तो हमको दे रखी है वी नॉट और इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई हमें x बराबर 0 से x बराबर a में दे रखी है तो a, यानी कि इस बैरियर का जो एरिया है क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे तो कितना आ रहा है वी नॉट इंटू ए और यहाँ पर वी नॉट और a का प्रोडक्ट आ रहा है, हालांकि a स्क्वायर है बट बाकी सब टर्म को अवॉइड कर दो तो इस पूरे टर्म के अंदर वी नॉट इंटू ए मिल रहा है जो कि इस बैरियर के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा बैरियर बड़ा होगा। चौड़ाई है इस बैरियर की a और हाइट है इसकी v नॉट, तो इसलिए v नॉट a को जो है वो एरिया ऑफ बैरियर माना जाता है। एक कंडीशन और देखते हैं, अगर अल्फा a की वैल्यू a की तुलना में बहुत ही ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में साइन हाइपरबोलिक अल्फा जिसका ये फॉर्मूला होता है तो e की पावर समथिंग वेरी बिग तो वो तो सर्वाइव करेगा और e की पावर माइनस में कोई चीज है और वो बहुत बड़ा नंबर है, सपोज ये टर्म a की तुलना में बहुत बड़ा है तो लगभग मान लो इन्फानाइट, तो हम जानते हैं e की पावर माइनस इन्फानाइट क्या होता है e की पावर इन्फानाइट या फिर 1 अपॉन इन्फानाइट या फिर 0, यानी सेकंड वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, केवल फर्स्ट वाला पार्ट रह जाएगा बहुत बड़ा होने की वजह से। तो यहाँ हमको क्या मिला था टी के एक्सप्रेशन में इस जगह क्या हुआ करता था साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए की जगह ये हमें रखना है और इसका स्क्वायर करना है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, e की पावर अल्फा ए की जगह e की पावर 2 अल्फा ए और नीचे हमारे पास यही टर्म था। ओके सो इस 4 यहाँ पर हमेशा ये वाला 4 और ये वाला 4 मिलके 16 हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। अब क्योंकि e की पावर हमने अल्फा ए को बहुत ही बड़ा लिया है तो एक्सपोनेंशियल में अल्फा ए और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उसकी पावर भी 2 है तो ये जो क्वांटिटी है वो 1 की तुलना में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो एक को इसके सामने अवॉइड किया जा सकता है और हमारे पास जो t है वो क्या आ जाएगा सिर्फ इसकी पावर -1 और किसी चीज की
फंक्शन की पावर -1 होती है, इसका मतलब उस फंक्शन को उल्टा कर दो, तो उल्टा करने से 16 वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और वी नॉट स्क्वायर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और e की पावर 2l5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? e की पावर -2l5। तो ये था हमारे पास जब पार्टिकल की एनर्जी बैरियर से कम होती है, तब हमारे पास रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कुछ इस तरह से मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि ज़्यादा होने पे क्या मिलते हैं। अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए बैरियर के साथ में, तो पार्टिकल शुरुआत में जब आता है तो उसके पास वेव के फॉर्म में आता है, ठीक है? उसके बाद ये जो साई सेकंड वाला रीजन है, ये साई फर्स्ट वाला है और ये साई थर्ड वाला है। तो सेकंड के अंदर वो बिल्कुल वेव की तरह रिप्रेजेंट नहीं होता बल्कि डिक्रीज़ हो जाता है और साई थर्ड में कुछ हिस्सा पहुँच के वापस वेव के फॉर्म में मिलता है। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि साई फर्स्ट के जो सॉल्यूशंस थे उनमें आयोटा वाले पार्ट है और मैंने बताया था कि आयोटा वाले पार्ट के अंदर वेव को रिप्रेजेंट होता है। साई सेकंड में हमें सिंपल e की पावर अल्फा x या e की पावर माइनस अल्फा x मिले थे, जो कि वेव को रिप्रेजेंट नहीं करते। इनका कारण क्या होता है कि e की पावर आई थीटा जो होता है उसमें कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कोस और साइन फंक्शन होने की वजह से इनके ग्राफ इस तरह से आते हैं वेव के रूप में। जबकि जो e की पावर थीटा होता है उसमें हमारे पास कोस और साइन नहीं होते हैं बल्कि साइन हाइपरबोलिक या फिर कोस हाइपरबोलिक होते हैं और ये वेव के रूप में इनका जो ग्राफ होता है वो वेव के फॉर्म का नहीं होता है। इस वजह से बीच वाले रीजन में हमें वेव नहीं मिलती है, उसके आगे या पीछे वेव मिलती है।